हेलो स्टूडेंट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के टॉपिक हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम करेंगे रेजिस्टिविटी। व्हाट इज रेजिस्टिविटी? एज वी नो दैट देयर आर टू फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट रेजिस्टेंस। फर्स्ट फैक्टर इज दैट रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये अगर हम इक्वेशन नंबर 1 बना लें, एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर है। ये इक्वेशन नंबर हम सेकंड बना लें और दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन कर दें, यानी कि ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम कंबाइन कर देते हैं तो ये हो जाता है R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, और यहां से अगर हम ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो ये हो जाता है R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो यहाँ से एक नया हमारा कांस्टेंट जो है, इस कांस्टेंट को हम कहते हैं, ये होता है रो, इसको लिखते हैं रो, और ये कहलाता क्या है? ये कहलाता है रेजिस्टिविटी। इसी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। ओके, तो यहाँ से रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन अगर हमें बनानी होगी तो डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी की? इस फॉर्मूले से अगर हम रेजिस्टिविटी रो निकालें तो रो इक्वल टू हो जाएगा आर ए अपॉन एल। अब अगर हम एक कंडक्टर ऐसा ले जिसकी लेंथ 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, एंड तो अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें, लेंथ 1 मीटर, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, अगर यहाँ पर पुट कर देंगे तो r इंटू 1 अपॉन 1, यानी कि रो हो जाएगा रो इक्वल्स टू r। तो यहाँ से हमने देखा कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल हो गई। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या बनेगी कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर is equal to the resistance of that conductor of length 1 meter and cross section area 1 meter square। मींस अगर हम एक ऐसा कंडक्टर लें जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, जैसे कि ये मार्कर है, अगर ये मार्कर 1 मीटर लेंथ का हो, या कोई भी कंडक्टर है वो 1 मीटर लेंथ का हो, ठीक है, तो और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो? 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है उसके रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ से रेजिस्टिविटी की यूनिट हमारी आ जाती है, और रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन फॉर्मूले से हम यूनिट डिफाइन कर लेंगे। अगर यहाँ पर हम देखो रेजिस्टेंस की यूनिट रखते हैं, रेजिस्टेंस की यूनिट हम जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ी थी, ओम होती है, मीटर की यूनिट मीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट होती है हमारी मीटर, यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल, यानी कि रेजिस्टिविटी की यूनिट आ गई ओम मीटर। ओके, ओम मीटर रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है, इसको हम लिख सकते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये सिंपल मेथड है, इससे ज्यादा सिंपल मेथड कुछ और नहीं होगा रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन फाइंड करने के लिए। एक बार मैं दोबारा इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। रेजिस्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर। सेकंड टॉपिक इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी होता है, करंट डेंसिटी को हम J से डिनोट करते हैं, और करंट डेंसिटी को हम सिंपली कह सकते हैं कि करंट डेंसिटी J इक्वल टू होता है करंट पर यूनिट एरिया। current flowing through any conductor per unit area is called current density, यानी कि J equals to I upon A, ये current density हो जाता है। और यहाँ से अगर इसकी यूनिट हम फाइंड करना चाहें तो इसकी यूनिट हो जाती है कितनी? एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, न्यू टॉपिक इज कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। व्हाट इज कंडक्टेंस? कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इसको G से डिनोट करते हैं और कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, तो G इक्वल टू होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और सिग्मा इक्वल टू होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। ओके, इसकी जो यूनिट होती है कंडक्टेंस की, कंडक्टेंस की यूनिट हम जानते हैं, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, तो कंडक्टेंस की यूनिट कितनी होगी? 1 अपॉन ओम कह सकते हैं, 1 अपॉन ओम। तो इसको हम 1 अपॉन ओम को मतलब हो गया ओम इनवर्स, यहाँ पर यूनिट ध्यान से देखना, 1 अपॉन ओम को हम ओम इनवर्स कह सकते हैं, या फिर इसको म्हो भी लिख सकते हैं। अगर ओम को उल्टा करके लिख देंगे MHO, म्हो हो जाएगा, या इसकी जो यूनिट होती है उसको हम साइमन भी कहते हैं। ऐसे ही यहाँ से कंडक्टिविटी की यूनिट हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ से रेजिस्टिविटी की यूनिट हम जानते हैं ओम मीटर होती है, इसको इनवर्स करेंगे तो ओम इनवर्स मीटर, या फिर इसको कह सकते हैं म्हो
मीटर इनवर्स, या फिर इसको कह सकते हैं साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये सारी ये इसकी यूनिट्स होती हैं। कंडक्टेंस जो रेसिप्रोकल है वो रेजिस्टेंस का होता है, और कंडक्टिविटी जो रेसिप्रोकल होती है वो रेजिस्टिविटी की होती है। ध्यान रखना इन दोनों में हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी, तो इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। As we know that in any conductor there are most of the electrons which moves in random direction when the conductor is not connected through a battery। यानी कि जब कोई कंडक्टर एक बैटरी से कनेक्ट नहीं है तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मोशन करते रहते हैं, ये हमें पता है। तो हमने ये कंडक्टर ले लिया है कोई, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम जानते हैं कि ये रैंडमली मोशन करते रहते हैं जब ये किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं है। When the conductor is not connected through any battery, then all the electrons move randomly in all directions, and this velocity is called random thermal velocity। Okay, if here are n electrons in the conductor, capital N electrons अगर कंडक्टर के अंदर हैं, और मैं यहाँ से अगर इसको 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो कहाँ तक कैपिटल N तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मानूं इसके अंदर। ठीक है, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है रैंडम थर्मल वेलोसिटी कहलाती है। इसको अगर हम u1 लें, सेकंड की u2 u3 एंड सो ऑन, इन सबको जो हम एवरेज निकालेंगे, ये एवरेज जो रहता है कैसा रहता है, एवरेज 0 के इक्वल रहता है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है इसके अंदर कि आधे इलेक्ट्रॉन एक साइड मोशन कर रहे होते हैं और आधे इलेक्ट्रॉन एक साइड मोशन कर रहे होते हैं, जिससे कि उनकी एवरेज वेलोसिटी मतलब जो वेलोसिटी टोटल वेलोसिटी वो 0 हो जाती है। तो फिर हम इसको एवरेज वेलोसिटी को हम कह सकते हैं कि यहाँ से टोटल इलेक्ट्रॉन्स व्हेन द कंडक्टर इज नॉट कनेक्टेड थ्रू एनी कंडक्टर देन द टोटल एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर इज 0। तो यहाँ से हम इसकी एवरेज वेलोसिटी जो है वो हम लिख देंगे u1 प्लस u2 प्लस मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है u1 प्लस u2 प्लस un अपॉन n इक्वल्स टू 0। ये हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कितनी हो रही है, 0। अब जब इस कंडक्टर को हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, तो ये इस कंडक्टर को हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। नाउ द कंडक्टर इज कनेक्टेड थ्रू ए बैटरी और ए सेल, देन व्हाट विल हैपन, नाउ इट विल हैपन दैट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन द सेम डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और बैटरी का टर्मिनल जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे तो यहाँ पर मैं रख करके सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर देता हूँ इस तरह से। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, हम जानते थे कि पहले जब कंडक्टर बैटरी से कनेक्ट नहीं था तो उनकी जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी थी वो u1 u2 एंड सो ऑन un थी। ठीक है, और जैसे ही हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो ये जो है एक रिलैक्सेशन टाइम टोमेन, इन पर एक एक्सेलरेशन लगेगा। सबका एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा लेकिन सबकी वेलोसिटी जो है अलग डिफरेंट रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इफ अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ले लें, इफ इलेक्ट्रॉन नंबर 1 which have the random thermal velocity u1 accelerates for time tau1 through a velocity v1, मतलब एक हमारा जो इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी u1 है, जो u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये tau1 टाइम के लिए, जो tau1 है ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम होता है। रिलैक्सेशन टाइम जो होता है ये एवरेज टाइम इलैप्सिस होता है बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजंस। किसी भी इलेक्ट्रॉन की दो सक्सेसिव कॉलिजंस के बीच का जो इलिप्टिक टाइम होता है वो हमारा रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता हुआ, जैसे एक इलेक्ट्रॉन हमने ये ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन से, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, इस तरह से मोशन करता रहता है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ठीक है, यहाँ पर टकराया था, यहाँ से पीछे से आया, यहाँ टकराया, फिर ये इधर गया, दो सक्सेसिव कॉलिजंस के बीच का जो टाइम है ये कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम tau1 से लिखते हैं। तो अगर हम नंबर 1 इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास, इस नंबर 1 इलेक्ट्रॉन की रिलैक्सेशन टाइम अगर हम tau1 ले लें
ऐसे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्सेशन टाइम डिफरेंट होगा, τ1 ऐसी सेकंड इलेक्ट्रॉन का τ2 होगा, ऐसे ही एंड सो कहां तक τn तक होगा, लेकिन सब सेम एक्सीलरेशन से एक्सेलरेट होते हैं, ये हमको पता है। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन सेम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होते हैं तो जैसे ही इस कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करने लगते हैं, ये हमको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मोशन करने लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर या जो चार्ज होते हैं, चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो हम जानते हैं, उसको हम लिखते हैं F = Q × E से। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे F = E × E। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। और मैंने भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स एक एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होते लगते हैं अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स का मास स्मॉल m ले लिया जाए, क्योंकि मास तो सारे इलेक्ट्रॉन का सेम होगा, तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो हो जाएगा m × a। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन 2 और 3 को अगर हम इक्वेट कर दें तो यहाँ से a = हो जाएगा, मतलब ma = हो जाएगा -e × कैपिटल E, और यहाँ से a निकालेंगे तो a = हो जाएगा -e/ कैपिटल और स्मॉल m, ठीक है। ये हुई क्वेश्चन नंबर 4, लिख लेते हैं इसको। अब यहाँ से हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पता लग गई है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं अब हमें क्या करना है। जैसे मैंने बताया था अभी हमारा एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग रिलैक्सेशन टाइम से एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, लेकिन सबका एक्सेलरेशन कॉमन है। तो मान लिया जो फर्स्ट नंबर इलेक्ट्रॉन है वो u1 वेलोसिटी से एक्सेलरेट हो रहा है τ1 टाइम के लिए, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वो v1 हो जाती है। तो न्यूटन की इक्वेशन हम जानते हैं, न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन होती है v = u + at, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की अगर हम लिख लें v1 = u1 + a τ1, सिमिलरली सेकंड इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करेंगे तो v2 = u2 + a τ2, सिमिलरली यहां से एंड सो ऑन n इलेक्ट्रॉन के हम लिख सकते हैं vn = un + a τn, ठीक है। यहां तक ये हमारी अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी हमको पता लग गई है। अब जैसे ही यहाँ पर इस कंडक्टर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया था तो सारे इलेक्ट्रॉन एक सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो गए थे, एक सेम एक्सेलरेशन से, ठीक है। अब जब सारे इलेक्ट्रॉन सेम वेलोसिटी से सेम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होते हैं तो इनकी वेलोसिटी तो डिफरेंट रहती है, लेकिन अगर इन सारी वेलोसिटी का हम एवरेज निकाल देते हैं तो ये वेलोसिटी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है, जिसका हम डेरिवेशन प्रूव कर रहे हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एक्सेलरेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनी कंडक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर पर अप्लाई करते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। और इन सब की इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है उसको हम vd से लिखते हैं। अगर vd से लिखें तो यहाँ पर ये हो जाएगा टोटल वेलोसिटी, या इसको लिख सकते हैं, हाँ, एवरेज वेलोसिटी अगर हम लिखना चाहें तो टोटल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमारा ये हो जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक हमने देखा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी थी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला vd = v1 + v2 + v3 + and so on vn अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल N। तो यहाँ पर v1 की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो v1 = हमारा आया था u1 + a τ1। सिमिलरली v2 के प्लेस पे लिख सकते हैं u2 + a τ2 एंड सो ऑन। ये आ जाएगा कितना, एंड सो ऑन, ये आ जाएगा vn के प्लेस पे लिख सकते हैं un + a τn अपॉन कैपिटल N, ओके। यहां से हम u1, u2 और un
मतलब u1 प्लस u2 प्लस un को n के फॉर्म में अलग लिख लें, मतलब इस तरह से u1 प्लस u2 प्लस एंड सो ऑन un और अपॉन में यहाँ आ जाएगा ये कैपिटल N, ठीक है, प्लस ये a to 1 a to 2 प्लस a to n, इसको हम अलग ले लेते हैं इस तरह से a to 1 प्लस a to 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस एंड सो ऑन, कितना हो जाएगा a to n, और इस पूरे को अलग लिख लिया, यहाँ पर लिख देता हूँ लोग, प्लस a to n अपॉन में कितना हो जाएगा ये कैपिटल N। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अगर हम देखें तो ये वैल्यू हमारी कितनी थी 0, क्योंकि मैंने बताया था ये u1 प्लस u2 एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की, जब वो कंडक्टर बैटरी से कनेक्ट नहीं होता तो ये 0 रहता है, तो इसको हम लिख देंगे 0 प्लस यहाँ से a कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा to 1 प्लस to 2 प्लस एंड सो ऑन to n अपॉन n, और ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज कहलाता है, इसको टॉर्क लिख सकते हैं हम, तो Vd इक्वल टू हमारा आ जाएगा Vd इक्वल टू आ जाएगा a टॉ, ठीक है, और a का रिलेशन हमारा इक्वेशन नंबर 4 से आया था, पीछे हम इक्वेशन नंबर 4 देखेंगे, a इक्वल टू आया था माइनस ई अपॉन n, तो a की वैल्यू पर यहाँ पर रख देंगे तो Vd इक्वल टू माइनस ई अपॉन m, और ये टॉ n इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया प्रूव, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन एक बार मैं फिर बता देता हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी कंडक्टर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, और उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है, और उसका डेरिवेशन होता है माइनस ई टो एन अपॉन m, और यहां से हम देख रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेलरेशन पर डिपेंड नहीं करती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन फाइंड करना है, तो इसके लिए हमने एक कंडक्टर जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, और इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो हम देख रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इनकी अपनी एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, और इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट की वैल्यू I है। अगर इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम जानते हैं वो चार्ज होते हैं, तो अगर इलेक्ट्रिक करंट को हम लिखना चाहेंगे तो करंट इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसके बाद यहां से हमें Q और T की वैल्यू फाइंड करके इस इक्वेशन के अंदर रख देनी है, तो हमारा रिलेशन आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच, ठीक है। तो सिंपली देखो मैं करना क्या है, इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारे, ठीक है, इसका जो कंडक्टर की जो लेंथ है वो L है, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमने कैपिटल A ले लिया है। अब करेंगे क्या, लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n हमने ले लिया। अगर पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है तो टोटल वॉल्यूम में यानी कि पूरे वॉल्यूम में जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम हम जानते हैं इसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A है, तो इसका वॉल्यूम हम जानते हैं वॉल्यूम इसका होगा A into L, ठीक है। तो पूरे कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे होंगे NaL, ठीक है। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हम चार्ज जो भी कह सकते हैं, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज हमारा हो गया, टोटल चार्ज को हम लिख सकते हैं Q, और Q इक्वल टू हो गया NaL, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम से हमने टोटल वॉल्यूम की मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहां से यानी कि टोटल चार्ज हमारा निकल आया। इसके बाद हमें फाइंड करना है टाइम, क्योंकि वैल्यू तो हमारी निकल आई जो हमें यहाँ पे पुट करनी है, हमें अब फाइंड करना है टाइम। अब एक बात बताओ, अगर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हम जानते हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd से लिखते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन को L लेंथ ट्रेवल करने के लिए यानी कि कंडक्टर में यहाँ से यहाँ तक निकल कर जाएगा, पूरे कंडक्टर में डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा, जितनी कंडक्टर की लेंथ है, तो कंडक्टर की लेंथ कितनी है L, और यहाँ से यहाँ तक ये पहुंचने में कितना टाइम लगेगा स्मॉल t। तो टाइम कितना, जैसे हम जानते हैं वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन
टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर लिख दें, अब ये टाइम की वैल्यू, ये जो t हमारा आया है और यहाँ से जो ये q आया है, इन दोनों की वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो q की वैल्यू देखो मैंने रख दी यहाँ पर NaL अपॉन t की वैल्यू। अच्छा, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, जो डिस्प्लेसमेंट हमारी यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितनी है L, तो इसको हम यहाँ पर L के प्लेस पर D के प्लेस पर L लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी D की वैल्यू हो जाएगी L अपॉन BD, यहाँ L से L कैंसिल हो गया और I इक्वल्स टू आ गया N। अच्छा, टोटल चार्ज हमारा NE होता है, तो N यहाँ पर E और आएगा और ये NE और ये NEA BD रहेगा। इस तरह से हमारा करंट का फॉर्मूला हो गया NEA BD। ये हमें फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने N से मल्टीप्लाई क्योंकि हमारा टोटल चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू N इनटू E। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने, टोटल नंबर ऑफ चार्ज हमने ये निकाल लिया था, ठीक है। यहाँ पर अगर हम कैपिटल N ले लें इसको, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर कैपिटल N हमने निकाला था NaL। तो इस फॉर्मूले के अंदर n की वैल्यू हमने NaL रख दी थी और E हमारा ये ऐसे ही आ गया, यानी कि टोटल चार्ज हो गया Q इक्वल्स टू NeAL और इस Q की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी NeAL, यहाँ पर E बचा तो NeA BD। करंट का रिलेशन, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।